हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके? सब मजे में? ओके, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, देन डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, डेफिनेशन ऑफ गुड्स, डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। तो ये सब कुछ आज देखने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। क्या जीएसटी सचमुच बेनिफिशियल है? तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा यस, बेनिफिशियल है। जीएसटी में टैक्स रेट बहुत कम हुए हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि जीएसटी के तहत टैक्स बहुत कम हुए हैं। अगर टैक्स इतने कम हुए हैं तो इतनी हाय हाय किचकिच क्यों है जीएसटी को लेके, आप सोच रहे होंगे। भाई बहुत मार्केट में तो इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग इसके अगेंस्ट हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जीएसटी में चोरी का स्कोप नहीं है। पहले अगर किसी आइटम पे कुल मिला के एक्साइज ड्यूटी, वैट, जो भी है, ये सब मिला के अगर टैक्स मान लो 30% का लगता था तो शायद आज उस पर 18% की जीएसटी होगी। टैक्स रेट बहुत कम है, लेकिन पहले चोरी का स्कोप था टैक्सेस का, अब चोरी का स्कोप कम हो गया है। चोरी का स्कोप कैसे कम हो गया ये बात तो आपको तब समझ में आएगी जब आप रिटर्न चैप्टर पढ़ेंगे, राइट? तो वो बहुत बाद में समझ में आएगा, जब हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्ड हो चुका होगा, हमें सिस्टम समझ में आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये सिस्टम तो इतना स्ट्रांग है कि इसमें चोरी का स्कोप बहुत मिनिमाइज हो जाता है। यही तकलीफ है व्यापारी की, व्यापारियों की तकलीफ और कुछ नहीं है। अदरवाइज जीएसटी का रेट इतना कम है, तकलीफ क्यों होनी चाहिए? इतने सारे टैक्स लॉस को हटा के जीएसटी लाया गया है तो कंप्लायंस बर्डन भी कम हो गया। अरे पहले एक्साइज की भी रिटर्न भरते थे, वैट की भी रिटर्न भरते थे, दुनिया भर का झमेला था। अब सिर्फ एक ही झमेला है। अगर झमेला सिर्फ एक है, कम हो गया इतना, तो फिर तो लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़नी चाहिए ना इसके लिए। तो कम इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल बहुत स्ट्रांग रखी हुई है, लोगों के पास चोरी का स्कोप नहीं है, राइट? आइए देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द इंटायर कंट्री। तो भाई हमारी सरकार ये बोल रही है जीत गए भाई, जीत गए, जीएसटी से हम जीत गए। और पब्लिक क्या बोल रही है? पब्लिक कह रही है हार गए भाई, हार गए। पब्लिक नहीं, व्यापारी हम कहेंगे यहाँ पे। व्यापारी कह रहा है हार गए भाई, हार गए। और क्यों? सिर्फ एक ही वजह से कि यहाँ पे स्कोप नहीं है टू मेक टैक्स प्लानिंग, राइट? इट विल ब्रिंग बेनिफिट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए इसमें फायदा सबका है, इंडस्ट्री का भी फायदा है, गवर्नमेंट का भी फायदा है, कंज्यूमर का भी फायदा है। भाई टैक्स रेट कम है, कंज्यूमर का फायदा है, ठीक है। इंडस्ट्री का भी फायदा है क्योंकि वो कम, अगर टैक्स का बर्डन कम रहेगा तो प्रोडक्ट सस्ता होगा। अल्टीमेटली प्रोडक्ट अगर मार्केट में सस्ता होगा तो ज्यादा बिकेगा, राइट? एंड इवन इन दिस केस गवर्नमेंट का भी फायदा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसे बहुत ही कंट्रोल रखी हुई है, टैक्सेस की कलेक्शन अच्छी हो रही है, राइट? क्या हम जीएसटी की रेवेन्यू, जो पुरानी टैक्सेस की रेवेन्यू थी, उससे सरपास कर गए हैं, उससे ज्यादा बढ़ा ले गए हैं? आंसर इज यस। जो पहले टैक्सेस आता था, ओल्ड रिजीम में टैक्सेस आते थे, एक्साइज से, वैट से, मतलब जिन भी टैक्सेस को रिप्लेस करके जीएसटी लाया गया, उससे जो पहले टैक्सेस आते थे उसके कंपैरिजन में आज टैक्सेस ज्यादा आ रहे हैं। हम उस रेवेन्यू को सरपास कर चुके हैं, गवर्नमेंट को स्टिल फायदा हो रहा है, रेट कम करने के बावजूद भी फायदा हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जब जीएसटी आया था ना 1 जुलाई 2017 को, तो 28% में भी बहुत सारे आइटम थे। 28% जीएसटी लगता था बहुत सारे आइटम पे। उन सब को धीरे 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 उठा के 18% में डाल दिया गया। आज 28% की लिस्ट जो है वो बहुत छोटी हो गई है। और जिस समय 28% जीएसटी जिन जिन आइटम पे लाया गया था ना पुराने रिजीम पे, उस पे टैक्स 28% से भी ज्यादा था। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जीएसटी 28% लगाया गया उन आइटम पे जिसमें पुराने टैक्स रिजीम में 28% से ज्यादा टैक्स रेट था, उस पे 28% लगाया गया। और उस लिस्ट को आधे से भी छोटा कर दिया गया। उन सभी आइटम को उठा के किसमें पटक दिया गया? 18% की लिस्ट में धीरे धीरे। जरा सोचिए कितना टैक्स कम हुआ है हमारे देश में। इट विल लोअर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट कम होगी, विल गिव अ बूस्ट टू द इकोनॉमी एंड मेक द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। भाई हमारे देश में अगर टैक्सेस कम होंगे तो हमारा प्रोडक्ट सस्ता होगा, वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। एक बात समझिए, पहले एक 100 रुपए का प्रोडक्ट था, ठीक है, उस पर मान लो सारा टैक्सेस मिला के 30% का टैक्स लग जाता था, वो 130 रुपए का बिकता था इंडियन मार्केट में, ठीक है। अब विदेशी प्रोडक्ट आता था, वो 120 रुपए का बिक रहा है, इसलिए बिक जाता था। भाई हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे इंटरनेशनल प्रोडक्ट से, हमारे रेट देश में टैक्स इतना ज्यादा था। 100 रुपए का माल
था 30 रुपया टैक्स लग जाने से 130 रुपए का देश में बिक रहा था, वहीं विदेश से 120 रुपए का आ जा रहा था। अब मान लो सरकार ने उस पर टैक्स रेट 12% कर दिया, तो वो 100 + 12 112 रुपया का बिक रहा है। ठीक है, विदेशी माल 120 रुपए का आ रहा था, अब हमारे देश का माल कॉम्पिटिटिव हो गया है, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सकता है, अब हमारे देश वाला माल बिकेगा। अंडरस्टूड? द सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ जीएसटी आर डिस्कस्ड हियर इन अंडर। पहला, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। जीएसटी ने एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाया। मैंने आपको बताया है कि जीएसटी एक कहावत के साथ, एक सेइंग के साथ लाया गया, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। हमारे देश को एक यूनिफाइड मार्केट बनाया है जीएसटी ने। इसका क्या मतलब है? पहले ना हमारे देश में हर स्टेट अपने आप में एक अलग अलग मार्केट था। ये बात मैंने पहले भी बताई आपको। क्यों अलग अलग मार्केट था? क्योंकि पहले सेल पे लगता था वैट, और वैट स्टेट लॉ था, हर स्टेट अपना अपना वैट लॉ बनाती थी। ठीक है, पता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे किसी स्टेट में 20% का वैट है तो किसी में 10% का वैट है, और हो सकता है एक तीसरे स्टेट में वैट लगता ही नहीं, उस पर 0% है। तो हर प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो हर स्टेट में अलग अलग था। एक पर्टिकुलर स्टेट ए में माल 100 रुपए का बिक रहा था, लेकिन उस पर 20% वैट लग जाता था, तो 20 रुपए लगा के 120 रुपए का बिक रहा था। एक बी स्टेट है, दूसरा स्टेट है बी स्टेट, यहां माल वो 110 रुपए का बेच रहा है। ठीक है, वैट जो है इसके यहां मान लेते हैं 5.5% का है, 5% का है, तो कितना हो गया? 5.50 रुपया हो गया। ठीक है, 5% का वैट है तो 5.50 रुपये वैट लगा, 115.50 रुपये का बिक रहा है। यहाँ वैट 5% का था, इस वाले स्टेट में वैट 20% का था। अब जब सोच के बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सा मैन्युफैक्चरर ज्यादा कॉम्पिटिटिव रेट पे माल दे रहा है? स्टेट ए वाला, यार वो तो 100 ही रुपए में बेचने को तैयार है। ये जो सप्लायर है ना, ए स्टेट वाला, ये सही रेट पे माल दे रहा है, 100 रुपए में माल दे रहा है, लेकिन वैट की वजह से इसका माल हो जा रहा है 120 रुपए का। बी स्टेट वाला तो महंगा बेच रहा है, यार ये कॉम्पिटिटिव सप्लायर नहीं है, लेकिन नसीब इसका अच्छा है कि ये स्टेट बी में काम कर रहा है, 115.50 रुपए का ही माल बेच दे रहा है। राइट? अब एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, स्टेट बी का एक रेसिपिएंट है, खरीदार है, क्या वो स्टेट ए वाले से माल खरीदेगा? ये तो सस्ता दे रहा है तो भी नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वैट इतना ज्यादा, 120 रुपए का माल हो जा रहा है। तो बेसिकली होता ये था, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि हर स्टेट अपने आप में एक अलग अलग मार्केट था। अगर एक रेट ऑफ टैक्स होता तो पूरे इंडिया का एक जैसा कंपटीशन होता, वो हो ही नहीं रहा था। ठीक है, सारे कंपटीशन की बैंड बजा के वैट का रेट रखा था। अरे हम 2% सस्ता ही माल बेच देंगे तो क्या ही उखड़ जाएगा मेरे स्टेट का वैट अगर 10% ज्यादा है तो। और ये बात समझ में, तो ईच इंडिविजुअल स्टेट वाज इन डिफरेंट मार्केट इन इंडिया, बट नाउ जीएसटी, सिंस इट हैज गॉट वन सिंगल रेट, वन टैक्स, एंड देयरफॉर इंडिया हैज बिकम अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। तो ये एक फायदा है जीएसटी का। GST aims to make an India common market with common tax rate and procedures and remove the economic barrier, thus paving the way for integrated economy at the national level. देखिए, सच पूछिए तो हमें क्यों एक नेशनल मार्केट थोड़ी ना बनना है, हम तो एक इंटरनेशनल मार्केट बनना चाहते हैं। ठीक है, कि भाई इंडिया एक इंटरनेशनल मार्केट है, हम इतने कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं। लेकिन जीएसटी के प्री जीएसटी एरा में तो हम एक नेशनल मार्केट भी नहीं थे। तो दिस is something a great benefit which we have got from GST, that India has become a unified national market. Now second, mitigation of ill effects of cascading. Cascading का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। पहले ना टैक्स ऑन टैक्स होता था, अब टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सारे टैक्स को हटा के एक ही टैक्स बन गया जीएसटी, तो अब टैक्स ऑन टैक्स आएगा कहाँ से? पहले टैक्स ऑन टैक्स इसलिए लगता था, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ टैक्स ऑन टैक्स कैसे हो जाता था। पहले 100 रुपये का सामान है, ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये 100 रुपये का अगर सप्लाई करेगा तो पहले इसको लगाना होगा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगाएगा, मान लो एक्साइज ड्यूटी का रेट है 10%, तो इस पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगेगी, ये हो जाएगा 110 रुपया। ठीक है,
प्लस मान लीजिए इसके बाद अब वैट है, वैट का रेट मान लो 10% वैट का भी रेट है, तो 11 रुपये वैट लगेगा, तो ये हो जाएगा 121 रुपये। आपने ध्यान दिया वैट किस पे लगा 10%, इस पे 110 रुपये पे, ना कि 100 रुपये पे। तो इस 110 रुपये के अंदर ये 10 रुपये का ड्यूटी भी तो है, तो आपने नहीं देखा इस ड्यूटी के ऊपर भी ड्यूटी लग गई, इस टैक्स के ऊपर ये 110 पे ना हम टैक्स लगा रहे हैं 10% का 11 रुपया, तो ये जो वैट है 11 रुपया ये किस पे लगा, इस पे भी लग गया, इस 100 रुपये पे भी लग गया, इस 10 रुपये पे भी लग गया, तो टैक्स पे भी टैक्स लग गया। तो पुराने रिजीम में टैक्स पे टैक्स लग जाता था, ये एक बहुत गड़बड़ चीज थी, वो खत्म हो गई, ये बेनिफिट है बता रहा है। एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, दुनिया भर के जो टैक्सेस थे वो खत्म हो गए, उसकी जगह पे एक सिंगल टैक्स आ गया, तो इज इट गुड और नॉट, यस दिस इज वेरी गुड, ठीक है। और डबल टैक्सेशन खत्म हो गया, टैक्स ऑन टैक्स खत्म हो गया, उसी बात को रिपीट किया हुआ है। पढ़ देते हैं दोनों पॉइंट अब। बाय सबस्यूमिंग मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स एंड बाय अलाउइंग सेट ऑफ प्रायर स्टेज टैक्सेस, पुरानी स्टेज का टैक्सेस की क्रेडिट मिलते जाती है, ये पहले भी रेफर किया था हमने आपको कि हम आउटपुट टैक्स में से क्या करते हैं, इनपुट टैक्स घटा लेते हैं। फॉर द ट्रांजेक्शन अक्रॉस द इंटायर चेन वैल्यू इट वुड मिटिगेट द इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग, इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड इंप्रूव लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। Elimination of multiple taxes and double taxation. GST will subsume majority of existing indirect taxes levies both at central and state level into one tax, that is GST, which will be leviable uniformly on goods and services. This will make doing business easier and will also tackle the highly disputed issues relating to double taxation of a transaction as both goods and services. बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, पहले तो ये बताइए आपको मेक इन इंडिया मालूम है कि नहीं, व्हाट इज मेक इन इंडिया, क्या मतलब है मेक इन इंडिया का। ये हमारे गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव चल रही है, मेक इन इंडिया। हम अपने देश में माल बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे तो अपने देश में बेचेंगे कहां, बेचेंगे पूरी दुनिया में, बेचेंगे पूरी दुनिया में, बनाएंगे हिंदुस्तान में। अच्छा बनाएगा कौन, मेक इन इंडिया का क्या मतलब है, बनाएगा कौन, इंडिया की कंपनी बनाएगी, विदेशी कंपनी बनाएगी, या कोई भी बना ले, कोई भी बना ले। ध्यान से सुनिए बात क्या है, मेक इन इंडिया, माल बनेगा इंडिया में। ये इनिशिएटिव एग्जैक्टली कॉपीड है मेड इन चाइना इनिशिएटिव का। आज से 2500-30 साल पहले चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी में से एक है वो। यूएस से भिड़ने की तैयारी करता है चाइना, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्प्यूट लाता है चाइना, इतना ताकत है उसके में। वो एग्जिस्ट नहीं करता था 300 साल पहले, लेकिन चाइना ने आज से 30-35 साल पहले शुरू किया मेड इन चाइना इनिशिएटिव। और ये जो मेड इन चाइना था, इसका मतलब ये था कि उन्होंने, चाइना ने क्या किया, एक तो लेबर कॉस्ट वहां बहुत सस्ती थी क्योंकि भाई डेवलप्ड इकोनॉमी तो थी नहीं वो। दूसरी चीज उनके पास जगह अफराद थी, ज्योग्राफिकली चाइना बहुत बड़ा है तो बहुत जगह थी। उन्होंने पूरी दुनिया को इनवाइट किया कि आओ भाई चाइना में धंधा करो, तुम चाइना में माल बनाओ, हम क्या करेंगे, तुम्हें बहुत कम टैक्स लेंगे एक तो तुमसे, ठीक है, बहुत चीप लेबर प्रोवाइड कर देंगे, इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन भी बहुत सस्ते में दे देंगे। क्या क्या फायदा हो रहा था चाइना में धंधा करने का, चाइना कह रही है जमीन सस्ता देंगे, दूसरा कह रही है लेबर हमारे यहाँ ऐसे ही फोकट के भाव मिलती है, हम लोग तो गरीब देश हैं, चाइना गरीब था, ध्यान दीजिएगा उस समय, ठीक है, उन्होंने कहा कि फोकट के भाव में लेबर मिलेगी। तीसरी चीज, हम टैक्सेस भी बहुत कम लेंगे। तो आज देखिए पोजीशन ये है कि दुनिया भर की कंपनीज सबकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में तो है ही। एक इंडस्ट्री तो ऐसी है जो मेरे हिसाब से दुनिया की ऐसी कोई कंपनी होगी नहीं जिसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उस ट्रेड की वहां डाली ही नहीं होगी। मोबाइल इंडस्ट्री, कोई दुनिया की मोबाइल कंपनी ऐसी नहीं है जिसकी चाइना में फैक्ट्री नहीं है। एप्पल तक की चाइना में फैक्ट्री है। इंडिया में जो मोबाइल्स आते हैं वो चाइना से रूटेड आते हैं, यूएस वाला नहीं आता है एप्पल फोन भी। तो हर कंपनी ने वहां डाला है। अच्छा, अब चाइना ने इससे क्या क्या फायदा किया, कैसे इकोनॉमी ग्रो की, लोग वहां पे गए, माल बनाए, तो क्या माल बना के चाइना में ही बेचे? नहीं, पूरी दुनिया में बेचे। खूब मैन्युफैक्चरिंग हुई, खूब सारा टैक्स का कलेक्शन आया, भले परसेंटेज ऑफ टैक्स कम था लेकिन ह्यूज कलेक्शन हुआ क्योंकि वहां से उन्होंने माल दुनिया भर में बेचा।
दूसरी बात, वो खूब इनकम कमाए तो वहां पे खूब सारे टैक्सेस की कलेक्शन हुई, ढेर सारा रोजगार मिला वहां के लोगों को, तो उससे उनकी इकोनॉमी बूस्ट हुई। और फाइनल चीज, चाइना ने सब कुछ सीख लिया। आज चाइना वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है, ठीक है। हर चीज बनती है चाइना में, हर एक चीज बनती है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो चाइना में नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की कंपनी चाइना में फैक्ट्री लगाई और चाइना की लेबर हर कुछ बनाना सीख गए। आज देखिए चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हम कहते हैं ना कि चाइनीज सामान है, सस्ता देखते ही बोलते हैं चाइनीज, तुरंत निकल जाता है। अरे क्योंकि चाइना में ही वो कुवत है कि वो सस्ता माल बना सकता है, उसने दुनिया भर की टेक्नोलॉजी देख रखी है। उनके लेबर आज इतने इक्विप्ड है कि वो जो चाहे जो बना लेते हैं। तो चाइना ने एक तो दुनिया भर की फैक्ट्री आने से सबकी टेक्नोलॉजी सीख ली, सबका सिस्टम सीख लिया, हर माल बनाने आता है चाइना को, ठीक है। और अब चाइना क्या करता है, जितने भी बिजनेसेस करते हैं, आपको मालूम है कि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस इन चाइना इज कंट्रोल्ड बाय चाइनीज गवर्नमेंट ओनली, एंड देयरफॉर दे हैव ग्रोन दिस मच बिग। सब 40 सालों में कर दिखाया है चाइना ने। मोदी जी का भी वही सपना है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से, कि भाई हम अपने देश को एकदम सशक्त बनाएंगे, बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी बनाएंगे। कैसे? पूरी दुनिया को कहेंगे यहीं पे आके धंधा करो, उनको जमीन देंगे सस्ते में, ठीक है, उनसे टैक्सेस कम लेंगे। और मैंने इनकम टैक्स वगैरह में इसकी बात की है कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से टैक्स बेनिफिट दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, कि आए वो हिंदुस्तान में धंधा करे। 15% का टैक्स ले रही है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जो कि हमारे टैक्स रेट से बहुत कम है। तो ये सब फायदा देखिए, गवर्नमेंट भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ला रही है। जीएसटी से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा। कैसे? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लोअर हो जाएगी अगर हमारे देश में टैक्स रेट कम होगा। जीएसटी आने से टैक्स रेट कम हो गया, टैक्स रेट कम होने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, भाई टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्ट की होगी वो कम होगी। कम होगी प्रोडक्ट कॉस्ट तो कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, राइट। कॉम्पिटिटिव बनेगा हमारा प्रोडक्ट तो भाई ज़्यादा बिकेगा हमारा प्रोडक्ट, तो ज़्यादा बिकेगा हमारा प्रोडक्ट तो ज़्यादा बनेगा भी हमारा प्रोडक्ट। तो मेक इन इंडिया को बूस्ट मिला कि नहीं मिला? फिर से बोलूँ अपनी बात, गवर्नमेंट कह रही है मेक इन इंडिया को ना बूस्ट मिल रहा है जीएसटी की वजह से, हमारा ये उद्देश्य भी ज़्यादा तेजी से पूरा होगा। कैसे? फिर से रिपीट करते हैं, जीएसटी से प्रोडक्ट की लागत कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टैक्सेस कम होगा तो ओवरऑल प्रोडक्ट सस्ता बिकेगा। जब प्रोडक्ट सस्ता बिकेगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस से ज़्यादा डिमांड बनेगी, ज़्यादा डिमांड बनेगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो मेक इन इंडिया को बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। देन बॉयंसी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू। बॉयंसी का मतलब होता है लाइटनेस, हल्कापन। हल्कापन किसको कहते हैं? ऐसे विजुअलाइज कीजिए, गोवा के बीच में पड़े एकदम, ठीक है, और धड़ाधड़ पैसे आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, पैसे खाते में आए जा रहे हैं, हम बीच पे आनंद ले रहे हैं, इसी को कहा जाता है बॉयंसी, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए भी ये लाइटनेस है। कैसे लाइटनेस है? हल्कापन तो वही है, दुनिया भर के कानून चला रहे थे, सबसे चवन्नी अठन्नी बटोर रहे थे, एक टैक्स बनाया, पैसा आ रहा है धड़ाधड़, ठीक है। तो जीएसटी एक गवर्नमेंट के लिए भी लाइटनेस है, हल्कापन है, आरामदायक तरीके से पैसा कलेक्शन का रास्ता है। तो कहता है जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग बॉयंसी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय वाइडनिंग द टैक्स बेस एंड इंप्रूविंग द टैक्स पेयर कंप्लायंस। देखिए, अभी जीएसटी को का फाइनल स्टेज नहीं आ गया है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। जीएसटी अभी अपनी ग्रोइंग फेज में है, अपनी मेच्योरिटी फेज में है। जब जीएसटी पूरा मेच्योर हो जाएगा ना, तब देखिएगा गवर्नमेंट को कितना आनंद आएगा इससे, ठीक है। अभी सिस्टम बहुत स्ट्रेथन नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले जमाने में स्ट्रेथन होगा, ठीक है। मतलब आप सोचिए, आपको सब कुछ सिखाएंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बाकी रहेगा। आप पूरा सिस्टम समझेंगे, अंदर से सिस्टम समझेंगे, गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्यों की है, कैसे की है, गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे कर रही है, चोरी को कैसे रोक रही है, सब समझाएंगे, ठीक है। फिर भी कुछ हो जा रही है तो कैसे हो जा रही है चोरी, वो भी बताएंगे आपको, राइट। गवर्नमेंट फ्यूचर में क्या प्लान कर रही है, कैसे उसको रोक लेगी, वो भी बताएंगे आपको। मतलब गवर्नमेंट को क्या पता है कि इस तरीके से आप चोरी कर पा रहे होगे? आंसर इज यस, गवर्नमेंट को पता है, लेकिन गवर्नमेंट क्यों मजबूर है कि उसको रोक नहीं पा रही है, वो थोड़ी मोड़ी होने दे रही है, वो भी बताएंगे आपको। और फ्यूचर में कैसे रोक लेगी, ये सब बताएंगे आपको, राइट। बट वी नीड टू मेच्योर, अभी बहुत मेच्योर होना है उसके लिए, ठीक है। बाय द टाइम यू विल फिनिश विद जीएसटी तो आप कहोगे यार सब समझते हैं, मजा आ गया, राइट। चलिए, अब बेनिफिट्स पता चल गया, अब जानते हैं डेफिनेशन ऑफ जीएसटी।
जीएसटी क्या है भाई, आइए इसको डिफाइन करते हैं। ये डेफिनेशन कहाँ है? ये डेफिनेशन हमारे संविधान में लिखी हुई है। जीएसटी क्या है, इसकी डेफिनेशन जीएसटी एक्ट में नहीं है। जीएसटी क्या है, उसकी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आइए हमारे संविधान में जीएसटी को कैसे डिफाइन किया गया है देखते हैं। द टर्म जीएसटी इज डिफाइंड इन आर्टिकल 366 12A टू मीन एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की सप्लाई पे टैक्स, सर्विसेज की सप्लाई पे टैक्स, या फिर दोनों की सप्लाई पे टैक्स, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जीएसटी वो टैक्स है जो सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज या दोनों पे लगेगा, बट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे नहीं लगेगा। आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, एल्कोहलिक लिकर दारू पे टैक्स नहीं लगेगा? इस पे तो जरूर लगना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी इस पे नहीं लगेगा, इस पे दूसरे टैक्स हैं जो लग रहे हैं। यस, दारू पे नहीं लग रहा। क्यों? पहले मैं आपको बताता हूं कि दारू पे आज टैक्स लग कौन सा रहा है, तो ही आपको समझ में आएगी बात। अल्कोहल पे, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। आपको पहले ओल्ड रिजीम में टैक्सेस क्या लगते थे ये बताइए। ओल्ड टैक्सेस पे दो टैक्स लगता था, एक मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स लगता था और दूसरा सेल का टैक्स लगता था। मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है एक्साइज ड्यूटी। दुनिया जहान का कोई भी प्रोडक्ट था पहले, एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी, जिसकी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती थी, पहले भी मैंने बताया था। और सेल पे जो रेवेन्यू होती थी वो होती थी वैट या सीएसटी, विद इन स्टेट का वैट और इंटर स्टेट का सीएसटी, लेकिन ये दोनों रेवेन्यू जाती थी स्टेट गवर्नमेंट को। अल्कोहल के केस में जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसका नाम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं था, सिर्फ एक ही एक्साइज ड्यूटी होती थी जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलती थी। सिर्फ एक ही एक्साइज ड्यूटी होती थी जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलती थी। कौन सी? अल्कोहल की। मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सेल पे वैट या सीएसटी। विद इन स्टेट बिकेगा तो वैट, आउटसाइड स्टेट बिकेगा तो सीएसटी। और ये रेवेन्यू किसको जाती थी? पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा, अब क्या है? आज भी वही है, आज भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, वैट ऑब्लिक सीएसटी लग रहा है, और ये पूरी की पूरी रेवेन्यू जा रही है स्टेट गवर्नमेंट को। ध्यान से समझिए क्यों। जब जीएसटी लाने की बात हुई तो राज्य सरकार जो है वो सब मान गई। पहले तो बहुत पंगा था, मैंने बताया। बीजेपी के आने के पहले तो सबसे बड़ा पंगा ये था कि प्लानिंग हो रही थी कि हम लोग नेशनल जीएसटी लाएंगे। नेशनल जीएसटी में क्या था? पूरी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। तो भाई कोई स्टेट गवर्नमेंट तैयार नहीं हो रही थी, इसलिए 10-15 साल लग गए, कभी जीएसटी आ ही नहीं पाया। फिर जब मोदी जी आते हैं सत्ता में 2014 में, तो उन्होंने माहौल बनाना चेंज किया। उन्होंने कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू देंगे आधी। जो जीएसटी आएगा वो डुअल जीएसटी आएगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, आधा स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो थोड़ा थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट का मन बनने लगा, हाँ भाई ठीक है, भाई ठीक है, आधी रेवेन्यू आएगी। लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट का था कि अगर कहीं रेवेन्यू कम हो गई तो जितना आ रहा है वही ज्यादा है, पता चला तुम्हारा आधा चौथाई हिसाब किताब करने में मेरा कम हो गया, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा 14% की गारंटी, 14% इंक्रीज की गारंटी। तुम्हारा 100 रुपया आ रहा है ना, 114 की गारंटी लेते हैं, नहीं आएगा तो देंगे। स्टेट गवर्नमेंट ये तो बल्ले बल्ले हो गई यार, ये तो गारंटी तक मिल गई, पैसा अगर कम होगा तो भरपाई हो जाएगी। और भाई स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू वैसे भी, किसी की भी एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज जो था ना वो 12% हमारे देश का था। सेंट्रल गवर्नमेंट तो फेंक रही थी पैसा। ठीक है, अब आप कहोगे, ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों को आता है कि सर गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही थी? आप समझिए, ठीक है, जब आप भी उतरेंगे ना बिजनेस में, तो ये बिजनेस हो रहा था एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। तुम कैसे नहीं मानोगे, ठीक है, ये तो हम करके रहेंगे। इट वाज लाइक दिस कि डुअल जीएसटी ला दिए, चलो ठीक है, अब क्या चाहिए तुमको? तुम कह रहे हो कि रेवेन्यू की गारंटी चाहिए, रेवेन्यू की गारंटी दे दिए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी एक चीज तो हम नहीं देंगे, वो है दारू की रेवेन्यू। क्योंकि हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जो कहती है कि अगर हमारे यहां दारू बंद ना तो राज्य बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब दारू बंद तो स्टेट बंद, कुछ हो ही नहीं सकता इसके बिना, इसकी रेवेन्यू इतनी बड़ी है। अल्कोहल हैज ऑलवेज बीन एन स्टेट मैटर। तभी तो आप देखिए कुछ स्टेट में दारू चलती है, कुछ में नहीं चलती है। क्या आपको मालूम है ये बात? जैसे बिहार में दारू नहीं बिकती, ठीक है, लेकिन हमारे यूपी में बिकती है। तो ये क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का मैटर, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई हमें अल्कोहल बेचना है नहीं बेचना है, क्योंकि उसकी रेवेन्यू भी उसी को है, मिलती है।
तो कुछ स्टेट ने कहा कि नहीं भाई, हम अल्कोहल की रेवेन्यू तो नहीं जाने देंगे, इसी से राज्य चलता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी 30% रेवेन्यू, जस्ट लिसन टू मी प्रॉपर्ली, 30% रेवेन्यू कम्स ओनली एंड ओनली फ्रॉम अल्कोहल। कैसे स्टेट गवर्नमेंट दे देगी वो रेवेन्यू, इतना बड़ा रेवेन्यू? ठीक है, गोवा जैसे स्टेट तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अगर ये रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चल जाए तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करते हैं, अल्कोहल को हम जीएसटी में लाते ही नहीं है, टिकट ये तुम्हारा रहा। और ये बात लिख दी कहां पे? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब मैं आपको थोड़ी बात समझाना चाहता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ना, हमारे देश का संविधान बदलना बहुत आसान चीज नहीं होती है। पार्लियामेंट बैठता है पूरा, तब जाके संविधान बदला जाता है। हमारे इनकम टैक्स के कानून और जीएसटी के कानून तो एक नोटिफिकेशन के जरिए, रूलिंग गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन डाल के ना भी बदल सकती है कानून। एक बात बताइए, अगर जीएसटी के कानून में ये बात लिखी होती कि हम दारू पे अल्कोहल नहीं लाएंगे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता स्टेट गवर्नमेंट का, उनको डर लगता, कहता जब मर्जी रूलिंग पार्टी क्या करेगी, इस बात को बदल देगी, हम क्या ही कर लेंगे। मोदी जी ने कहा चिंता नहीं, मोदी की गारंटी है। ठीक है, ये बात लिखी संविधान में। ठीक है, जिसको बदलना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है। ठीक है, वहां पे लिखा कि जीएसटी सभी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगेगा, बट अल्कोहल पे नहीं लगेगा। क्लियर है सबको? तो अब आप एक काम करेंगे, अपनी कॉपी में एक पेज पे, ठीक है, एक पेज पे एक हेडिंग देंगे, जो हम लोग धीरे 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 करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे इस बात को। नो जीएसटी, किस पे जीएसटी नहीं लगता है। अब ये अलग अलग जगह पे मिलेगा हमको, कहीं डेफिनेशन में, आज जीएसटी की डेफिनेशन में एक चीज मिल गई कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे नहीं लगता जीएसटी। वैसे गुड्स की डेफिनेशन में कुछ मिल जाएगा, कोई एक चीज हमको सर्विसेज की डेफिनेशन में मिल जाएगा, कोई एक चीज कहीं मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा। तो यहीं पे हम लिस्ट कंप्लीट करेंगे। कैसा रहेगा ये? क्योंकि आप भी तो भूल सकते हैं कि किस पे जीएसटी नहीं लगती है, और क्यों नहीं लगती है वो भी रीजन नहीं याद रहेगा। अरे यार क्यों नहीं लगी थी, कहां से ये एक्सक्लूड हुआ था? तो हम लोग एक चार्ट बना रहे हैं, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा चार्ट। पहला हम इसमें लिखेंगे अल्कोहलिक लीकर, और इस पेज पे कुछ और नहीं लिखेंगे, ये आगे की क्लासेस में कंप्लीट होती रहेगी ये लिस्ट। ये एकदम न्यू पेज पे लिखेंगे आप, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इस पे जीएसटी नहीं लगती है। अब डैश देके लिखेंगे इसका रीजन क्यों नहीं लगती है, या इसी के नीचे लिखेंगे, इस हेडिंग के नीचे, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इस पे जीएसटी क्यों नहीं लगती है। नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जीएसटी की डेफिनेशन है ना, उसी में अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को हटा दिया गया। ठीक है, अब फिर कुछ पढ़ेंगे तो यहीं पे बनाते रहेंगे। हम पेज चेंज कर लेते हैं, इसको यूज तो करना नहीं है हमें पेज को। और चलिए आइए, डिटरमिन वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल। आपको बताना है कि जीएसटी लगेगी कि नहीं। पहला है किंगफिशर बियर। क्या है ये बियर? अल्कोहल की कई सारी वैरायटी होती है। ठीक है, अब देखिए मेरी जानकारी इस विषय में बिल्कुल कम है, बिकॉज मेरा इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बट फिर भी जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसमें अल्कोहल की कई वैरायटी होती है। हम उसको वाइन बोलते हैं, रेड वाइन, वाइट वाइन, देन बियर, देन स्कॉच, राइट, तो रम, वोडका, तो ये सारी अल्कोहल की वैरायटी है। ठीक है, तो दीज आर ऑल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इस पे जीएसटी लगता है क्या? नहीं लगता है। तो ये किंगफिशर बियर जो है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल। तो बच्चों नहीं लगेगा क्या मतलब है? अरे सरकार कह रही है पियो पियो मस्त रहो एकदम सस्ते में। नहीं, इस पे टैक्सेस लग रहा है, स्टेट गवर्नमेंट वाला टैक्सेस लग रहा है। कौन सा? स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है और वैट ऑब्लिक सीएसटी लगता है इस पे। ओ यस यस यस। आइए दूसरा, कोडिरेक्स कफ सिरप। ये एक मेडिसिनल प्रिपरेशन है, एक दवाई है जिसमें अल्कोहल का यूज होता है। क्या आपको मालूम है ये बात? अगर ये 100 ml की बॉटल है ना, तो मेरे हिसाब से इसमें 10 से 15 ml अल्कोहल होगा, मुझे लगता है। ठीक है, थोड़ा गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है ज्यादा हो थोड़ा या कम हो। 10 से 15 ml के आसपास अल्कोहल होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं आपको थोड़ी सी बात और बताता हूं। आपने सुना है ड्राई डे? ड्राई डेज
सूखा दिन, सूखा दिन किसे कहते हैं? सब दारू पीने वालों को पता है, वो सब बता देंगे खट से। व्हाट इज ड्राई डे? जिस दिन दारू की दुकानें बंद होती हैं, दारू की दुकानें बंद हैं, उस दिन को कहा जाता है ड्राई डे। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, 2 अक्टूबर, इन सब पे क्या होता है कि अल्कोहल इज नॉट अलाउड टू बी सोल्ड, ठीक है। तो उस दिन आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ना कोडिरक्स कफ सिरप खरीद लेते हैं, हालांकि ऐसे लोगों के पास स्टॉक पहले से होता है दारू का, ठीक है, कि जब बंद होगा तो कैसे चढ़ाएंगे। अदरवाइज जिनके पास नहीं होता स्टॉक, वो कोडिरक्स कफ सिरप खरीद लेते हैं, ठीक है। 10 बॉटल अगर पी जाएंगे तो सब में 10-10, 15-15 ml एल्कोहल है, 10 बॉटल में 100 ml का कोटा पूरा हो जाएगा उनका, राइट। मैं आपको एक याद दिलाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जब आप बच्चे छोटे होगे, कोडिरक्स कफ सिरप कभी पीते होगे तो आपको पीते ही नींद आ जाती होगी, होता था ऐसा, राइट। वो अल्कोहल की वजह से ही है, ठीक है, उसी वजह से नींद आती है। आप पी के चेक कर लो। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो तो आपको शायद नींद ना आए ढक्कन पीने से, आपको मजा जरूर आ जाएगा ठीक है, पूरी बोतल पीने से कोडिरक्स के, क्योंकि 10 ml दारू जाएगी अंदर तो मजा आएगा। तो दिस इज अ मेडिसिनल प्रिपरेशन यूजिंग एल्कोहल। इस पे जीएसटी लगेगी कि नहीं? आंसर इज जीएसटी लगेगी, क्योंकि दिस इज नॉट एन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जब अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन मतलब इफ इट इज एन लीकर जो अल्कोहल की तरह कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, तो उस पे जीएसटी नहीं है, बाकी सब पे जीएसटी है। ये नहीं कि अल्कोहल का इस्तेमाल भी हो गया तो जीएसटी नहीं, इस पे जीएसटी लगेगी। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल। तो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन दिस। This is a medicinal preparation containing alcoholical. It is not alcohol for human consumption. This is not an alcohol, मतलब जो human consumption के alcohols आते हैं वो नहीं है, ये alcohol की तरह ये consume नहीं होना है। This has to be consumed as a medicinal preparation. ये दवा है, right? तो GST is applicable on it. क्या आपको पता है कि इसके अलावा बहुत सारी चीजों में अल्कोहल यूज होता है? मैं आपको बताऊं, हेयर डाई में अल्कोहल यूज होता है। हेयर डाई, बालों में रंग अगर आप लगाते हो तो, ठीक है। डिओड्रेंट में अल्कोहल यूज होता है। आफ्टर सेव लोशन मैंने बनाया, इस पे अल्कोहल यूज होता है। अब बताइए, इस पे जीएसटी, इन सब आइटम पे जीएसटी लगेगा कि नहीं? लगेगा। ये सब तो एक टॉयलेटरी प्रिपरेशन है, दीज आर कॉल्ड टॉयलेटरी प्रिपरेशन, ठीक है, तो इन पे भी जीएसटी एप्लीकेबल है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं गुड्स की डेफिनेशन। ये कहां पे दी हुई है? सीजीएसटी एक्ट में, राइट। अच्छा, जितनी चीजें सीजीएसटी एक्ट में लिखी हैं, क्या वो एसजीएसटी में भी लिखी हैं? हाँ। वो यूटी जीएसटी में भी लिखी हैं? हाँ। आईजीएसटी में भी लिखी हैं? हाँ। आपको तो बताया, सब कॉपी पेस्ट है सारे एक्ट, ठीक है। और हमें क्या पढ़ना है? प्राइमरली सीजीएसटी एक्ट ही पढ़ना है। तो अब हम सीजीएसटी एक्ट से डेफिनेशन देखना शुरू कर रहे हैं। जो जीएसटी की डेफिनेशन आपने देखी थी वो कहां पे था? वो कॉन्स्टिट्यूशन में था, ना कि सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। गुड्स की डेफिनेशन क्या है? गुड्स का मतलब है मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब मूवेबल गुड्स ही गुड्स है। इमूवेबल गुड्स यानी गुड्स नहीं है, वो सीधे सीधे कह रहा है। गुड्स का मतलब है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो आई हैव गॉट टू नो वन मोर थिंग कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट गुड्स, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई चीज गुड्स ही नहीं है तो क्या जीएसटी लग सकता है? नहीं, क्योंकि जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स पे या फिर सर्विस पे या फिर दोनों पे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं मूवेबल गुड्स है, तो वो गुड्स ही, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। क्या वो सर्विस हो सकता है? अरे सर्विस तो है ही नहीं ना भाई साहब, मूवेबल गुड्स है, वो है गुड्स, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है, ठीक है। यानी जीएसटी उस पर नहीं लगेगा, वो गुड्स की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया गया, यानी उसको जीएसटी से हटा दिया गया है। देखिए, कोई भी चीज पे जीएसटी तभी लगेगी जब वो गुड्स या सर्विस होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कुछ नहीं है तो जीएसटी नहीं लग सकता। अगर हम गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर दें किसी को तो जीएसटी नहीं लगेगा, सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर कर दे तो जीएसटी नहीं लगेगा। इन दोनों की डेफिनेशन से अगर बाहर है तो जीएसटी नहीं लगेगा, इन दोनों में से कहीं ना कहीं डेफिनेशन में आना चाहिए। अब जैसे मूवेबल गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल गुड्स, राइट, तो वो है तो गुड्स, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। सर्विस तो होने का कोई स्कोप ही नहीं है, सर्विस तो वो है ही नहीं भाई, वो तो सोच ही नहीं सकते। और गुड्स की डेफिनेशन, जो गुड्स है वो, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, इसलिए जीएसटी से बाहर है, नो जीएसटी का केस हो गया। तो आप एक नोट्स बना रहे थे, नो जीएसटी, इसमें लिखेंगे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी,
इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, यही इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इस पे जीएसटी क्यों नहीं है, तो आप लिखेंगे नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन में ये नहीं है, इसलिए इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, लैंड के केस में तो कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन बिल्डिंग के केस में ध्यान से समझिएगा। जैसे एक कंप्लीट बिल्डिंग को ना बिल्डिंग कहा जाता है, जब वो कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तब तक अगर हम उसे लेते हैं, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड अगर हम उसे ले रहे होते हैं तो उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्शन सर्विस। मैं समझाता हूं इस बात को। जैसे एक बिल्डर है, ठीक है, वो पता है फ्लैट बेचना कब शुरू करता है। एक बिल्डर है, वो आज जमीन खरीदेगा, ठीक है, या सट्टे पे किसी की जमीन लेगा और उसका ड्राइंग बनाएगा, ठीक है, एक डेमो फ्लैट बनाएगा और बेचना शुरू कर देगा कि भाई ये 20 तल्ले की बिल्डिंग होगी, इसमें 12 टावर खड़े होंगे, यहाँ पे ऐसा फ्लैट दिखाई देगा, उसका एक डेमो फ्लैट ये देख लीजिए मैंने बना भी दिया है, अब बुकिंग करिए। तो आप बुकिंग अमाउंट देना शुरू कर देते हो और उस समय बिल्डिंग बन रही होती है। तो हम जितना भी पैसा बिल्डिंग बनते समय देते हैं एक बिल्डर को, ध्यान दीजिएगा, हम बिल्डिंग का पैसा नहीं देते क्योंकि वो बिल्डिंग है ही नहीं है। ठीक है, दैट्स नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट्स कंस्ट्रक्शन सर्विस, उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्शन सर्विस। अच्छा, बहुत सारी जगह पे आपके मन में बात आएगी कि सर इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, इसको ऐसे कहना चाहिए। अरे ये आपकी मर्जी के ऊपर नहीं है कि इसको ये कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशन मोल्ड है गवर्नमेंट के टैक्स लेने के हिसाब से। गवर्नमेंट को मन है टैक्सेस पे ये लेने का, तो गवर्नमेंट उस डेफिनेशन को अकॉर्डिंगली मोल्ड करती है। डेफिनेशन टैक्सेस के हिसाब से बन रहे हैं, राइट? हमारी डेफिनेशन बायस्ड है इन ऑर्डर टू कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो आप उसमें एक लॉजिकल पॉइंट नहीं लगा, नहीं सर मुझे तो नहीं लग रहा। अरे तुम्हारे लगने ना लगने से थोड़ी ना होता है। ठीक है, इट हैज टू कम द वे गवर्नमेंट वांट्स टू कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो उसमें लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं कीजिएगा, ग्रामेटिकल मीनिंग से उसके मतलब नहीं निकालने लग जाइएगा कभी भी। तो व्हाट गवर्नमेंट सेज कि जब तक आप बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जो गुड्स नहीं है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन के दौरान पैसा दे रहे हो तो वो बिल्डिंग नहीं है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो यानी आप जो पैसा दे रहे हो वो कंस्ट्रक्शन सर्विस का दे रहे हो, और ये एक सर्विस है कंस्ट्रक्शन सर्विस जिस पर जीएसटी लगेगा। आई बात समझ में? अब इसी बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने क्या किया, आज एक डेमो फ्लैट देखा, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है प्रीमाइसेस का। मैंने 10 लाख रुपए का उसको डाउन पेमेंट किया फ्लैट खरीदने के लिए। 1 करोड़ का फ्लैट है, 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया, तो 10 लाख पे जीएसटी लगेगी। फिर मैंने 6 महीने बाद उसको 30 लाख रुपए और दिए, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 30 लाख रुपए पे भी जीएसटी लगेगी। कितना हो गया? 30 और 10 पहले वाला 40 लाख रुपए हो गया। ठीक है, मैंने उसे 50 लाख रुपए और दिए फिर 6 महीने बाद, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस 50 लाख पे भी जीएसटी लगेगा, टोटल हो गया 90 लाख रुपया। अब फ्लैट बन के रेडी हो गया। बिल्डर कह रहा है कि भाई अब बाकी पैसा दो, अपना फ्लैट की रजिस्ट्री करा लो। ठीक है, तो मैंने उसको 10 लाख रुपए और दिए और फ्लैट अब मेरे नाम से बिल्डर ने लिख दिया। इस 10 लाख रुपए पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब हम पैसा जो दे रहे हैं वो किसका दे रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी का दे रहे हैं। आई बात समझ में? जैसे अब वो फ्लैट जो मैंने अभी खरीदा था, 10 लाख रुपए पे जीएसटी तो दिया नहीं है आखिरी के, अब मैं किसी और को बेच रहा हूं 1.5 करोड़ रुपए में, क्या वो मुझे जीएसटी देगा? आंसर इज नो। या बिल्डर के कुछ फ्लैट अभी बचे हुए थे, वो अभी तक बिके ही नहीं थे, पूरा 1 करोड़ रुपए में अब वो बेच रहा है। ठीक है, पूरा 1 करोड़ रुपए एक बार में लेके बेच रहा है, क्या बिल्डर जीएसटी लेगा? आंसर इज नो, क्योंकि अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा है, उस पर जीएसटी लगती ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो आप कहोगे सर ये 10 लाख रुपए पे तो टैक्सेस बच गया। अरे बचा तो कुछ नहीं बेटा, स्टैम्प ड्यूटी लगती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पे, आपको पता ही होगा। स्टैम्प पेपर पे सब लिखा जाता है, और वही स्टैम्प पेपर की जो कॉस्ट होती है वो हमें पे करनी पड़ती है तकरीबन, और वो हर स्टेट में अलग अलग है प्रॉपर्टीज़ पे। हमारे स्टेट में 7% लगता है, किसी स्टेट में कम ज़्यादा हो सकता है, हमारे यहाँ 7% लगता है। और विमेन अगर होती है, विमेन बायर होती है प्रॉपर्टी की,
तो 10 लाख रुपए तक पे 6.5% लगता है, उसके बियॉन्ड 7% लगता है, लेकिन मेल के केस में 7% की स्टैंप ड्यूटी होती है। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो 7 लाख रुपए का स्टैंप पेपर लगेगा, ठीक है, 7% लगता है। अब बात ये आती है, आप पूछोगे हमसे सर 90 लाख रुपए पे तो आप जीएसटी भी दिए थे, अब आप 10 लाख रुपए की पेमेंट करके 1 करोड़ रुपए का फ्लैट ले रहे हो, स्टैंप ड्यूटी जो लगेगी सर वो 10 लाख की लगेगी 7% या 1 करोड़ की लगेगी? तो आंसर इज 1 करोड़ की लगेगी, क्योंकि पुराने कानून जो ऐसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं, उस पर चेंज हुआ ही नहीं है, राइट। तो गवर्नमेंट देखिए जो है वो टैक्सेस से स्टैंप ड्यूटी आपसे पूरे 1 करोड़ रुपए पे ले रही है और 90 लाख रुपए पे जीएसटी भी ले चुकी है। अब आप कहोगे सर आप तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने टैक्स ऑन टैक्स खत्म कर दिया है ये नया जीएसटी लाके। बेटा देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, सरकार जो कह रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे टैक्स लग जा रहा है, आप यही देख लीजिए। अच्छा, उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी शायद स्टैम्प ड्यूटी भी बंद हो जाए और उसकी जगह पे क्या आ जाए, जीएसटी आ जाए। तो जितनी एक्सक्लूजन दिख रही है आपको, जो आप एक चार्ट बना रहे हो बड़ी मस्ती से, ये वाला चार्ट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखिएगा सब पे जीएसटी आ जाएगा। समय लगेगा, ठीक है, समय लगेगा, क्योंकि अभी इतना ही नहीं संभल रहा है, अभी जितना चल रहा है ना उसी में बहुत बवाल है, और बवाल आपको आगे चल के पता चलेगा। तो समय लगेगा, लेकिन ये सब भी आ जाएगा। तो जब आ जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। देखिए खत्म तो हो ही गया बहुत हद तक, ठीक है। अरे लिमिटेड जगह पे ना टैक्स पे टैक्स थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है, और टैक्स पे टैक्स नहीं आ रहा है। मैं ये भी बता दूं आपको, टैक्स पे टैक्स तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स लग जा रहा है, वो डबल टैक्सेशन जरूर हो जा रहा है, लेकिन टैक्स पे टैक्स नहीं आ रहा है। ये क्या मैं कहना चाहता हूँ ये समझिएगा। जैसे कि आपने 90 लाख रुपया प्लस जीएसटी पे किया था ना, तो 90 लाख प्लस जीएसटी जितना आया है और प्लस 10 लाख रुपया और दिया, उतने पे स्टैम्प ड्यूटी थोड़ी ना लग रही है। बस 90 लाख और ये 10 लाख और दिया, 1 करोड़ पे जीएसटी। तो टैक्स पे टैक्स नहीं लग रही है, डबल टैक्स जरूर लग रहा है, 2 बार टैक्स लग रहा है, 2 अलग अलग टैक्स लग रहा है एक ही अमाउंट पे, लेकिन टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हालांकि गवर्नमेंट तो यही कहती है कि हम डबल टैक्सेशन को हटाए हैं, टैक्स ऑन टैक्स हटाए हैं, तो लेकिन बहुत 100% करेक्ट बात नहीं है ये, ठीक है। जो बहुत कॉमन टैक्स थे ना वो हट गए, तो ज़्यादातर वहीं पे तो टैक्स ऑन टैक्स था। जैसे एक ज़्यादा सबसे बड़ा टैक्स ऑन टैक्स तो यही था कि एक्साइज पे वैट लग जाता था। अब यानी सारे ही प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चर, हर माल तो बन ही रहा है ना पहले, तो भाई अब कुछ भी खरीद रहे हो हिंदुस्तान में, कुछ भी खरीद रहे हो सब पे ही तो पहले मैन्युफैक्चर हुआ है तो एक्साइज लगी है, फिर उसी पे वैट भी लगा है, तो टैक्स ऑन टैक्स तो सारे ही आइटम पे था ना। तो मेजर वाला पोर्शन तो हट गया ना, मतलब ये बड़ा वाला बवाल तो हट गया टैक्स ऑन टैक्स का ना, इसलिए सरकार कह रही है कि टैक्स ऑन टैक्स हटा दिए। तो मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी मनी एंड सिक्योरिटीज भी गुड्स नहीं है। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज भी गुड्स नहीं है। ओ, पहले कह रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज यानी मनी एंड सिक्योरिटीज भी गुड्स नहीं है। अब आप पाइए, तो मनी एंड सिक्योरिटीज गुड नहीं है तो ये सोचना पड़ेगा ना कि कहीं ऐसा तो नहीं सर्विसेज है, सर्विसेज है तो जीएसटी लगेगा, ठीक है, कुछ भी होगा गुड्स या सर्विस में तो जीएसटी लगेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आप क्यों नहीं सोचे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कि वो सर्विस है कि नहीं? अरे यार इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ही गुड्स होता है, ठीक है, वो सर्विस थोड़ी ना होता है। तो इमूवेबल हम सर्विस में कैसे खोजने चले जाएंगे, वो तो होता ही नहीं ना, कैटेगरी ही नहीं हो सकती। मनी एंड सिक्योरिटीज को हो सकता है सर्विस कह रहा हो, इसलिए हमने सोचा कि आओ देख लेते हैं। तो सर्विस में भी कहता है मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, वो गुड्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं होना चाहिए, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स में भी नहीं है, सर्विस में भी नहीं है, यानी इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। गुड्स एंड सर्विस में कुछ तो होना ही पड़ेगा ना। तीसरा हम लिखेंगे मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी क्या होता है? हमारे देश का मनी वो है जिसपे बापू जी की फोटो होती है, ठीक है, सिक्के भी, कॉइन्स, ये सब मनी है, ठीक है। कॉइन एंड नोट्स लिख दें, कॉइन और नोट्स। सिक्योरिटीज क्या है? शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स, ये सब ना गुड्स है ना सर्विस है, यानी इनकी खरीद बिक्री पे जीएसटी नहीं होगा, ठीक है। इस पे लिख देते हैं ए रीजन, नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, कुछ ये नहीं है,
कुछ नहीं है तो जीएसटी भी नहीं है। बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। अच्छा पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। अभी तो मैं एक्शनेबल क्लेम को बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा आपकी ये को नॉलेज दूंगा। एक्शनेबल क्लेम का मतलब है कोई भी चीज जिस पे आपका हक नहीं था अचानक से आपको मिल जाती है, दैट्स कॉल्ड एक्शनेबल, ठीक है। बहुत छोटा एग्जांपल लेंगे, एक्शनेबल क्लेम को बहुत अच्छे से बताएंगे जब इससे रिलेटेड 5-6 आइटम और डिस्कस करेंगे। जीएसटी के शेड्यूल्स में इसकी डिस्कशन आएगी, शेड्यूल 3 होता है, जब वहां पे हम पढ़ाएंगे ना तो एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड 4-5 चीजें और आएंगी, ठीक है, और सबको फिर रिलेट करके एक साथ आपको समझाएंगे। अभी ऐसे समझ लीजिए, आपका एक रिश्तेदार था, उसने अपनी कार किसी अपने मित्र को दी थी, ठीक है। वो मित्र मांगा कि 4 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, अपनी कार दे दो, तो उसने, आपके रिश्तेदार ने अपने मित्र को कार दी थी, ठीक है। वो कार लेके गया, तब तक में जो आपका रिश्तेदार है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, और इकलौते आप ही उसके रिश्तेदार बचे हो। तो जो कार लेके गया था वो लाता है और आपको कार पकड़ा देता है, कहता है ले जाइए, आप ही का अब है ये, एक वो तो रहे नहीं जिनसे मैं लेके गया था अपने दोस्त से। तो ये देखिए अचानक से एक चीज आपके पास आ गई, आपका कोई हक वक्त था नहीं, दैट्स कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, डोंट वरी, बट अभी के लिए तो ये गुड्स है, दिस इज गुड, एक्शनेबल क्लेम इज गुड्स, ठीक है। देन growing crops, grass and other things attached to a forming part of land which are agreed to be shivered before supply or under contract of supply। कह रहा है कि अगर जमीन पे पेड़ पौधा ये सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है, आपने उसको जमीन से काट के बेच दिया, तो कह रहा है कि ये भी गुड्स है। इसका मतलब वो ये बताना चाहता है कि एक जमीन पे पेड़ लगा हुआ है और आप वो जमीन बेच देते हो पेड़ सहित, ठीक है, उसमें 20-25 पेड़ भी है और पेड़ के साथ आप जमीन बेचते हो, ठीक है, तो कह रहा है कि जो पैसा आएगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो गुड्स नहीं है। प्लीज फिर से समझ लीजिए, जमीन के ऊपर फसल है, फसल काट के आप बेच दीजिए तो वो गुड्स है, लेकिन अगर जमीन पे फसल लगी हुई है और लगी हुई फसल को आप जमीन के साथ बेच देते हो तो कह रहा है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगी। समझ गए? फसल अगर काटे बिना बेचोगे, जमीन के साथ ही बेच दोगे फसल, ठीक है, जमीन पे लगा हुआ जमीन सहित बेच दिए फसल, ठीक है, तो दैट इज नॉट गुड्स, ठीक है। तो कहता है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और अदर थिंग्स अटैच्ड टू अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी शेवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, जिसमें ये कहा गया है कि जमीन पे से ये काट के फिर सप्लाई होगा तो फिर वो गुड्स है, ठीक है। सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब होता है एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। कह रहा है करेंसी आप बदल रहे हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या फिर डिनोमिनेशन उसकी बदल रहे हो जिसकी वजह से कुछ कंसिडरेशन पे करना पड़ गया अलग से, तो कह रहा है कि अब इस पे जीएसटी लगेगा। जैसे आप बोले सर 500 का फुटकर देंगे, हम कह दे तो देंगे 500 का फुटकर, 100 का 100 5 नोट, लेकिन 5 रुपया अलग से लगेगा। तो तुमने हमको 500 रुपया का फुटकर लेने के लिए 5 रुपया और दिया, कह रहा है इस 5 रुपये पे जीएसटी लगेगा। फिर से सुनिएगा, कह रहा है मनी से के गुड्स और सर्विस में कहीं नहीं आता है, मतलब तुम 500 का नोट हमको दो, हम 100 के 5 तुमको दे दिए, सप्लाई हो रही है नोटों की, हाँ जीएसटी लगेगा। कह रहा है नहीं, मनी कुछ नहीं है, गुड सर्विस कुछ नहीं होता है, इस पे नहीं लगेगा। लेकिन कह रहा है कि अगर इसी मनी के सप्लाई में तुम कुछ ऐसा किए जिसकी वजह से कुछ पैसा ले रहे हो, जैसे हमने कहा कि हम तुमको फुटकर देंगे 500 रुपया का, लेकिन 5 रुपया और लेंगे, तुम 500 का नोट दिए हमको, हम 100 का 5 नोट दिए, लेकिन तुमसे 5 रुपया और लिए, तो कह रहे इस 5 रुपये पे जीएसटी लगेगी। या फिर तुम जब 500 रुपये का हमसे फुटकर मांगे ना, तो 500 रुपये हम नहीं दिए, फुटकर समझते हो ना, छुट्टा खुले, ठीक है, तो तुमने हमको 500 रुपये जब दिए, 500 का नोट दिया, तो मैंने फुटकर में तुमको 495 रुपया दिया, तो यानी हमने 5 रुपया तुमसे ले लिया, यही तो मतलब हुआ, 5 रुपये पे जीएसटी लगेगा, कह रहा है। फिर से समझिए, $1 85 रुपया का है, ठीक है, तो आपने मुझे 85 रुपया दिया, मैंने आपको $1 दिया, ठीक है,
यहाँ पे मैंने आपसे ₹1 एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ है क्योंकि $84 का जो एक्चुअल रेट था वो ₹84 ही था, तो इस ₹1 पे जीएसटी लगेगा। अब आप समझे कि नहीं, जो हम कन्वर्जन के लिए चार्ज ले लिए, मतलब अगर मनी का फॉर्म चेंज हो रहा है, मनी का डिनोमिनेशन चेंज हो रहा है, जिसके लिए हम कुछ चार्जेस ले रहे हैं, देन उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो सर्विस कहलाएगी, उसको कह रहा है वो सर्विस है। फिर देखिए क्या है, सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने के लिए अगर चार्ज लिया जाता है तो जीएसटी लगेगा। फिर से समझिए ये क्या है, जैसे आप ₹100 का रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदेंगे, ठीक है, रिलायंस कंपनी ने आपको ₹100 का शेयर बेचा, आपने ₹100 रिलायंस कंपनी को दिया, जीएसटी लगेगा? नहीं, शेयर सिक्योरिटीज, ये शेयर सिक्योरिटीज है और ये गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आता, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आपने ये ₹100 का रिलायंस कंपनी का शेयर एक ब्रोकर के थ्रू लिया, ब्रोकर ने आपको ₹101 में दिलवाया, मतलब ₹100 का शेयर और ₹1 वो अपनी ब्रोकरेज लिया, तो कह रहा है ये ₹1 टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन है, ये सर्विस है, इस पे जीएसटी लगेगा। ₹1 के ऊपर जीएसटी लगेगा, ₹1 सर्विस की वैल्यू हो गई। ये समझ में आया? अब जीएसटी का रेट उस पर 18% है, तो ₹1 का 18% कितना होता है? 18 पैसा, 18 पैसा जीएसटी लगेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सबको? फिर से समझा देता हूं। आप स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स खरीदिए, मान लेते हैं ये 100 शेयर जो है वो ₹50,000 का एक शेयर है, ठीक है, आपने एक शेयर खरीदा ₹50,000 का, क्या मैं जीएसटी लूंगा आपसे? नहीं। लेकिन आपने एक ब्रोकर के थ्रू स्टडी एट होम के शेयर्स खरीदे ₹50,000 के, और उसने बोला कि हम आपसे 1% ब्रोकरेज भी लेंगे। 50,000 का 1% ब्रोकरेज कितना होता है? ₹500। तो ₹500 जो उसने ब्रोकरेज ली है उस पर वो जीएसटी भी लेगा, ये क्योंकि सर्विस है। ठीक है, अभी तो हालांकि जीएसटी कितने पे लेगा, क्या लेगा, ये सब नहीं बोलना चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि अभी तो गुड्स है कि नहीं है, सर्विस है कि नहीं है, बस ये जानना है। ठीक है, क्या गुड्स एंड सर्विस होने के बावजूद भी जीएसटी नहीं लगता होगा? हाँ, जीएसटी एग्जेम्प्ट भी तो होगा, बहुत सारी चीज़ों पे जीएसटी 0% होगा, कई चीज़ों पे जीएसटी एग्जेम्प्ट चल रहा होगा। तो ये कहने का मेरा हक नहीं है, लेकिन मैं क्या ही करूँ, आपको थोड़ा सा एक फ्लेवर देने के लिए समझाते जा रहा हूँ कि ठीक है, तो किसी भी चीज़ का गुड्स एंड सर्विस में होने का मतलब ये कभी नहीं है कि उस पर जीएसटी लगेगा। ये गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन में है, इट इज़ क्वाइट, अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जीएसटी एग्जेम्प्ट हो सकता है पॉसिबिलिटी है जीएसटी के किसी रेट से एप्लीकेबल हो। तो आपको समझ में आ गया सर्विस क्या है? अगर वो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटीज नहीं है, तो सर्विस है। ये भगवान, दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं सर्विस है। सर्विस की डेफिनेशन देख रहे हो कितनी बड़ी है। अगर वो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटीज नहीं है, तो सब सर्विस है। ठीक है, किसी के पैर से हम कांटे निकाल दिए, ₹500 ले लिए, सर्विस है? आंसर इज यस, सर्विस है। अब आपको समझ में आ रहा है जीएसटी का दायरा कितना बड़ा है? सर्विस, सब कुछ सर्विस है, कुछ भी कर रहे हो सर्विस है। ठीक है, अंधे को सड़क पार करा दिए, सर्विस है? आंसर इज यस, सर्विस है। आंसर इज यस, सर्विस है। जीएसटी लगेगा कि नहीं वो बाद में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि कंसिडरेशन थोड़ी ना ले रहोगे, पैसा तो ले नहीं रहोगे, ले रहोगे तो उस पर भी लग ही जाएगा जीएसटी वैसे तो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी क्या होता है? क्योंकि यहाँ मनी वर्ड यूज हुआ, सिक्योरिटीज वर्ड हुआ, तो इन दोनों को भी समझा दे, मनी क्या होता है, सिक्योरिटीज क्या होता है। मनी, मनी का मतलब है, मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर। इंडियन लीगल टेंडर मतलब गांधी जी जिस पे रहते हैं, ठीक है, वो नोट हमारे और कॉइन हमारी, ये इंडियन लीगल टेंडर है। रुपीज आर इंडियन लीगल टेंडर। एनी फॉरेन करेंसी यानी डॉलर, पाउंड, ये सब भी रुपी है, मनी है। चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर्स चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंसेस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई। जितनी चीज़ें नगद के बराबर हैं, मनी के बराबर है, वो भी मनी है। चेक पड़ा हुआ है आपके पास। ट्रेवलर्स चेक क्या होता है मालूम है? जैसे हम ये दुबई जा रहे हैं घूमने, तो हम अपने यहाँ इंडिया वाले बैंक से एक ट्रेवलर्स चेक बनवा लेते हैं ₹1,00,000 का, दुबई में जाके कन्वर्ट कर लेंगे। अब कैश लेके जाएंगे, कहीं चोरी वोरी हो गया तो ये होता है ट्रेवलर्स चेक, ठीक है, वहाँ जाके हम कन्वर्ट करा लेते हैं। मनी ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस के थ्रू लोग पैसा भेजते हैं अपने रिश्तेदारों को कहीं, तो दैट इज कॉल्ड मनी ऑर्डर।
लेटर ऑफ क्रेडिट, इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। जैसे हम विदेश से माल मंगा रहे हैं, ठीक है, और वो कह रहा है कि पैसा दे दो। हम कह रहे पैसा कैसे दे दे, पहले माल दो। वो कह रहा है पहले माल कैसे दे दे, पहले पैसा दो। मतलब दोनों का भरोसा नहीं बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको ना अपने बैंक से एक गारंटी दिलवाती हैं, ठीक है, कि भाई पैसा मिल जाएगा तुमको। तो वो जो बैंक गारंटी लिख के देती है उसी को कहा जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। बेसिकली डोमेस्टिक ट्रेड में इंडिया के अंदर का अगर सप्लाई होता है ना, तो गवर्नमेंट जो बैंक लेटर देती है उसका नाम गारंटी लेटर ही होता है, ठीक है, उसको गारंटी लेटर ही बोलते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में उसका नाम दूसरा है, उसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये सब भी नगद के बराबर ही है लेटर ऑफ क्रेडिट। जैसे हम उसको लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दे दिए तो वो जाके बैंक से अब वहाँ पे विदेश में भजा सकता है उसको। बैंक गारंटी लेके उसको कागज़ पे लिख के दे दिए, वो रुपए के बराबर है। 10 लाख की गारंटी का कागज़ अगर किसी के पास पड़ा है तो वो 10 लाख रुपये के बराबर ही है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सब मनी है, ठीक है। व्हेन यूज्ड एज अ कंसिडरेशन टू सेटल इन ऑब्लिगेशन, जब हम किसी ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। भाई हमें पैसे आपको देने थे, उसकी जगह हम पैसे ऐसे दे रहे हैं, नगद देने की जगह चेक दे रहे हैं या लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, पे ऑर्डर दे रहे हैं, व्हाटएवर। और एक्सचेंज विद एन इंडियन लीगल टेंडर ऑफ एनी डिनोमिनेशन, या फिर इसको बदल के हम इंडियन डिनोमिनेशन ले रहे हैं। बट सेल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मैटिक वैल्यू, लेकिन कोई भी करेंसी जिसकी न्यूमिस्मैटिक वैल्यू है वो करेंसी मनी नहीं कहलाएगा। जिस करेंसी की क्या है, न्यूमिस्मैटिक वैल्यू है, वो करेंसी मनी नहीं कहलाएगा। न्यूमिस्मैटिक वैल्यू जानते हो क्या है? न्यूमिस्मैटिक वैल्यू का मतलब होता है लिमिटेड एडिशन करेंसी। कभी सुने हो लिमिटेड एडिशन करेंसी? वो करेंसी जो बहुत कम बनी है। जैसे कितने बच्चे 50 रुपए का सिक्का देखे हैं? हाई गारंटी मुझे नहीं लगता कोई देखा होगा, या हो सकता है कोई एक आध देखे हो। कितने लोग देखे हैं? और मुझे कमेंट के जरिए भी ये बात जरूर बताइएगा, कितने लोगों ने 50 रुपए का सिक्का देखा है? मेरे पास है 50 रुपीज़ का कॉइन। बहुतों ने देखा ही नहीं होगा, अपने जीवन में कभी 50 रुपए का सिक्का नहीं देखा होगा। 50 रुपीज़ का कॉइन, इंडियन 50 रुपीज़, ठीक है। ये बहुत जमाने पहले आया था, ठीक है, और बहुत कम कॉइन्स बने थे, तो बहुत कम लोगों के पास है। अब जैसे वो 50 रुपए का मैं सामान खरीदूंगा तो वो कॉइन किसी को दे दूंगा क्या? नहीं। मुझे लगता है उस 50 रुपए के कॉइन की मार्केट वैल्यू जो होगी, अगर मैं बेचना चाहूं तो 1 लाख रुपए में बिक जाएगा वो। हाँ, 50 रुपए का कॉइन है, 50 रुपए का सिक्का है, लेकिन 1 लाख रुपए में बिक जाएगा, ज़्यादा में भी बिक सकता है, ज़्यादा में भी बिक सकता है। तो इसी को कहा जाता है, ऐसी करेंसी को कहा जाता है कि विच हैज़ न्यूमिस्मैटिक वैल्यू, ठीक है। लिमिटेड एडिशन, जो करेंसी बहुत कम बनी थी, बनी ही नहीं थी, ठीक है। तो अब इसकी एनालिसिस, जैसे सेल ऑफ कॉइन कलेक्शन, कलेक्शन सेट ऑफ 100 कॉइन्स। अब जैसे मैंने 100 कॉइन का कलेक्शन बनाया है, जैसे वो कलेक्शन क्या है, मेरे पास 1 पैसा है, 2 पैसा है, पहले आता होता था ना 1 पैसा 2 पैसा, मुझे मालूम भी नहीं 3 पैसा होता था कि नहीं, मान लो होता था। तो 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 4 पैसा 5 पैसा, फिर 10 पैसा 15 पैसा 20 पैसा 25 पैसा, इसका पूरा इस तरीके से कलेक्शन है मेरा, पुराने जमाने का, ठीक है। और 100 कॉइन का ये कलेक्शन है। एक बात बताइए, उस पूरे की जोड़ लगाएंगे कॉइन की तो हो सकता है कितना आ रहा हो, 25-30 रुपये आ रहा हो, लेकिन क्या वो उसकी वैल्यू 25-30 रुपया है? अरे वो शायद 50,000 रुपये में बिक जाएगा। तो इस तरीके का कोई कलेक्शन आपने कर रखा है, कोई लिमिटेड एडिशन करेंसी है आपके पास, तो कह रहा है वो मनी नहीं है, उसको बेचोगे तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब वो मैं 50 रुपये का कॉइन बेचता हूँ, उस पर पैसे आते हैं, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज गुड्स। ये गुड्स है, बस ऐसे समझिए। जीएसटी क्या लगेगा नहीं लगेगा, ये गुड्स है, ठीक है। 50 रुपये का नोट दे के आपसे 10 रुपये का 5 नोट ले लेते हैं तो ये मनी है, ये गुड्स वगैरह नहीं है, सर्विस नहीं है। लेकिन अगर न्यूमिस्मैटिक वैल्यू वाला मेरे पास मनी है, देन इट इज गुड्स। तो कह रहा है ये कॉइन का कलेक्शन अगर हम सेल करेंगे तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा और इस पे जीएसटी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉइन जो है न्यूमिस्मैटिक वैल्यू के लिए अपने जाने जाते हैं। न्यूमिस्मैटिक वैल्यू का मतलब होता है जो चीज़ रेयर होती है, रेयर चीज़ों की वैल्यू, ठीक है। सिक्योरिटीज़ क्या होता है? सिक्योरिटीज़ क्या ही पढ़ाएंगे आपको। सिक्योरिटीज हैव द सेम मीनिंग एज इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अरे छोड़ो हटाओ। सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, ये होती है सिक्योरिटीज़।
ठीक है। तो इसको अगर हम बेचेंगे, शेयर बॉन्ड डिबेंचर अगर हम देंगे, तो इस पे ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं है, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर इनको बेचने की मैंने कुछ ब्रोकरेज ले ली, तो वो ब्रोकरेज सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस पे जीएसटी लगेगा। अंडरस्टूड। और मनी का भी जब हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं, तो जितना पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। और न्यूमिस्मैटिक वाले तो पूरा का पूरा गुड्स है। न्यूमिस्मैटिक वाले कॉइन्स वगैरह करेंसी जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। अब आपको ये चीज लिखवा दें, ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये है सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। कमीशन ऑन कन्वर्जन ऑफ मनी, मनी कन्वर्ट करने का, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या डिनोमिनेशन कन्वर्ट करने का, अगर हमने कुछ चार्ज ले लिया, कमीशन ले लिया, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। ट्रांसफर और या सेल ऑफ करेंसी हैविंग न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, ये पूरा का पूरा सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना बहुत था। आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आएंगे तो आपसे नई बातें करेंगे। विल स्टॉप हियर, बट आप प्लीज अगली क्लास में आने से पहले एक रिवीजन जरूर से ले लिया करिए। विल स्टॉप।